धमनियों में थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ गई है। हम सबने कोविड को झेला है, लेकिन टेंडेंसी बढ़ गई है, तो उसकी रोकथाम बहुत जरूरी है। सो अग्रेसिव प्रिवेंशन, जो पहले हम सोचते थे अरे यार अपना तो कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक चल रहा होगा, 1 साल पहले टेस्ट कराया था, 6 महीने पहले टेस्ट कराया था, अब क्या फर्क पड़ता है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेस्ट कराएं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो टेस्ट फालतू लिख देगा। नहीं, अपना प्रिवेंशन बहुत अग्रेसिव जरूरी है। आज इस हॉल में बैठे वाले को शायद किसी को अपना एलडीएल कोलेस्ट्रॉल नहीं मालूम होगा, पिछले 3 महीने में शायद चेकअप नहीं कराया होगा। नेक्स्ट, तो जो कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, क्रिएटिनिन, किडनी का टेस्ट होता है, ये सब होने चाहिए। दिखाइए, ये नहीं कि हमने कोलेस्ट्रॉल की दवाई फिजिशियन से ले ली, नहीं, जो मैं कर सकता हूं, मेरी नजर से मैं देख सकता हूं, फिजिशियन शायद उसको अस्थमा या गैस की दवाई देके छोड़ देगा। लेकिन याद रखिए, चलने से सांस फूलना हार्ट का लक्षण है, खाना खाने के बाद चलने से सांस फूलना हार्ट का लक्षण है, चलने से भारीपन आना खाना खाने के बाद शाम के समय वो गैस नहीं है, वो हार्ट के लक्षण है। उनको पहचानने के लिए आप कार्डियोलॉजिस्ट से सलाह दीजिए। आपको सिम्टम्स होते हैं तो ये सारे टेस्ट कराइए। नहीं, टारगेट 130-80 रहना चाहिए। नंबर 3, एलडीएल की बात करते हैं। पहले के जमाने में हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते थे, अब टोटल कोलेस्ट्रॉल की कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, टोटल कोलेस्ट्रॉल भी अपने को 150 के नीचे रखना चाहिए, लेकिन सबसे खराब बात है खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल कहते हैं। आज ही अपने घर पे जाके देखिए, आपकी कोलेस्ट्रॉल नहीं करूंगा। ट्रेडमिल, बैडमिंटन, हैवी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, जो हमने 6 डेथ्स डॉक्टर्स की देखी हैं, हम कभी एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कभी एलडीएल चेक नहीं हुआ, उनका कभी टीएमटी चेक नहीं हुआ। उनकी हार्ट की बीमारी कोविड के बाद हो सकती है और वो साइलेंट हार्ट अटैक आ सकते हैं। जब आप दौड़ रहे हैं तो समझिए इस बात को। क्या हुआ था कि अगर कमर का साइज बढ़ना शुरू हो गया तो खतरे की घंटी शुरू हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, कैंसर बढ़ गया, आर्थराइटिस बढ़ गई, हार्ट की बीमारियां बढ़ गई। सारी समस्या वजन बढ़ने से शुरू होती है। तो अपनी कमर का साइज पतला रखिए, कभी कुछ नहीं होने देंगे। और साथ में साइंटिफिक बेसिस है इसका कि सारी बीमारियों की जड़ वहीं से, कई बार नॉर्मल भी हो सकती है हार्ट अटैक में। याद रखिए, सिम्टम्स पहचानिए। हार्ट के हमेशा सिम्टम्स होते हैं चलने से भारीपन आना। याद रखिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट से हार्ट का दर्द शुरू होता है। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट बाइयों से उसको नस खोलने में हार्ट अटैक में 4-5 घंटे खराब हो सकते हैं, हार्ट फेल हो सकता है, मरीज के धड़कन बंद हो सकती है। तो ऑल्टरनेटिव टू दिस प्राइमरी एंजियोप्लास्टी का मतलब है आपने वेट नहीं किया, ईसीडी में हार्ट अटैक पाया गया, तुरंत आप कार्डियोलॉजी ऐसे सेंटर पे पहुंचिए जहां रात के 2 बजे भी आपकी एंजियोप्लास्टी। याद रखिए, हमेशा जैसे जौहरी बाजार का हर जौहरी एक बराबर नहीं हो सकता। सारागढ़ी पे रात के 2 बजे भी आपकी एंजियोप्लास्टी आधा घंटे में कर दे, आपको ऐसे सेंटर में पहुंचना चाहिए। और फॉर्चुनेटली जहां मैं हूं आज, हमारे पास वर्ल्ड की, दुनिया की सबसे बेस्ट कैथ लैब है। लेजर एंजियोप्लास्टी, कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी, कैल्सीफाइड ब्लॉक। आपको नहीं पता ना, रात के 2 बजे आपके पेशेंट के कैल्सीफाइड ब्लॉक्स हो सकते हैं, जो एक जूनियर नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट से खुल ही नहीं रहे हैं, बलून नहीं जा रहा है, स्टेंट नहीं जा रहा। पास रोटाब्लेशन, लेजर एंजियोप्लास्टी की वो मशीन्स मौजूद है जो राजस्थान में किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। तो रात के 2 बजे भी अगर कैल्सीफाइड ब्लॉक्स हैं तो उसको खोलने के लिए मेरे पास एक्सपर्ट अच्छे स्टेंट्स आ गए हैं और बेटर आ गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये बाईपास का एग्जाम्पल है कि ऐसा नहीं सोचे कि एक बार बाईपास हो गया तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। बाईपास इस पेशेंट का हो चुका है, उसके बाद देखिए 99% नस यहाँ से एकदम खराब हो गई, धमनी बंद हो गई। नेक्स्ट, इसको भी वायर और स्टेंट के बाद में हमने खोल दिया। नेक्स्ट, ये नॉर्मल हो गई उसके बाद ही धमनी। तो ऐसा नहीं है, आज फैसिलिटीज मौजूद है, एक्सपर्टाइज मौजूद है, बस आपको अवेयरनेस है कि समय पे अपने लक्षण पहचाने और अच्छे से अच्छे सेंटर पे पहुंचे, जैसे कि टाइम रहते आपका इलाज किया जा सके। और एंजियोप्लास्टी की बेस्ट टेक्निक द्वारा हम हार्ट को बचा सकते हैं कि वो हार्ट फेल नहीं हो, डैमेज नहीं हो। नेक्स्ट, तो कब करानी चाहिए एंजियोप्लास्टी? एंजियोग्राफी जब दर्द हो, एज सून एज पॉसिबल। हाई रिस्क पेशेंट्स है, डायबिटिक है, पॉजिटिव टीएमटी खराब आ रही है, उनको जल्दी से जल्दी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। एंजियोग्राफी हाथ की नस से आजकल 15 मिनट में हो जाती है और जरूरत पड़ने पर स्टेंट तुरंत डाल दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। एल्डरली पेशेंट जो शुरू में नहीं आ सकते, डायबिटिक है, तो फर्स्ट डे के अलावा बाद में आ सकते हैं। तीनों धमनी या ट्रिपल वेसल डिजीज हो, उसको भी हम एंजियोप्लास्टी से खोल सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड। कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटीज हमारे पास है, जिससे लेफ्ट मेन, कैल्सीफाइड, बाइफर्केशन, रोटाब्लेशन, आईवस, ओसीटी द्वारा जो बेस्ट फैसिलिटीज हैं, हम उसके द्वारा हर तरह के ब्लॉक को खोल सकते हैं। लास्ट स्लाइड। तो हम आशा करते हैं कि इन सब के द्वारा हम टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक द्वारा आपको एक स्वस्थ हृदय की तरफ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
नेक्स्ट। सो ये सब इनोवेशंस हैं जिससे कार्डियोलॉजी आज बहुत आगे आई है। एआई की भी यहाँ पर आप फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई है, बहुत सी टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये मेरे वर्ल्ड जिनके हमने किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं, आज इनकी उम्र 86 ईयर्स है। 86 ईयर्स पे ही इज एक्टिवली कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज डूइंग ऑल द इंटरवेंशन। और एक बार मैंने उनसे पूछा था, सर आपके सीक्रेट क्या है, 86 पे आप एक्टिव रहते हैं? उन्होंने कहा, डॉक्टर मेरा LDL 39 है और मैंने आज भी दवाइयां बंद नहीं करी और उसकी डोज कम नहीं करी। वो 100% ब्लॉकेज है। मेरी एज 85 है। तो मैंने अभी 1918 में एंजियोग्राफी, मतलब 90 में, सॉरी 90 में मैंने एंजियोग्राफी मद्रास कराई थी अपोलो में। उस समय 35 और 50 थी, एक दो, और एक 99 थी। वो 99 वाली 100% हो गई है। वो ब्लॉकेज खोलने के लिए डॉक्टर संजीव जो 40s में थे, उन्होंने 2 या 3 दफ़ा कोशिश की। एक दफ़ा उन्होंने आधा करके छोड़ दिया और मुझे कहा कि आप 5 से 6 वीक पे दोबारा हो, मैं अगेन ट्राई करूँगा। नहीं, आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? वो नस खुली कि नहीं खुली? नस खुल सकती है क्या? देखिए सर, ऐसा है, सुनिए आप, कई बार अगर बहुत पुरानी नस हो, जरूरी नहीं है, वो तो आपकी एंजियोग्राफी रिपोर्ट देखने के बाद बता सकते हैं। कई बार नहीं खुल पाती है, बहुत ज्यादा कोलेक्टल चैनल हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो पेशेंट्स 3 महीने 3 साल ज्यादा पुराने हो जाते हैं, सक्सेस की रेट 99% होती है, लेकिन कई बार नहीं खुल सकती है। वो तो डिपेंड करता है, और जरूरी नहीं है कि 100% आर्टरी को नहीं खोल पाए तो उससे कोई ज्यादा नुकसान हो। नहीं, क्योंकि कोलेक्टल बन जाते हैं तो राइट वाली बंद होती है तो लेफ्ट वाली उसको सप्लाई करना शुरू कर देती है, तो उसको हम कोलेक्टल वेसल करते हैं। जैसे पेट की शाखाएं दूसरी साइड से डेवलप हो जाती है, उसको सपोर्ट कर देती है। तो अगर वो पुरानी बंद है तो ऑब्वियसली उससे अब आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। डाइट में जैसे मतलब ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? आपका कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट की बात करते हैं। सैचुरेटेड फैट मीन देसी घी, मक्खन, मलाई बंद करना है जिसका भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा। तो देसी घी, मक्खन, मलाई जो सैचुरेटेड फैट है उसको बंद करना है। कुकिंग ऑयल को चेंज करना है। जो हम मूंगफली का तेल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, उसकी जगह जो बेस्ट 2 ऑयल्स होते हैं, सोयाबीन या सरसों। गांव के लोग सरसों में तेल में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शहर के लोगों को सरसों की स्मेल अगर पसंद नहीं आती तो सोयाबीन इज द बेस्ट ऑयल जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करें एज कंपेयर टू ग्राउंडनट ऑयल। मूंगफली का तेल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है आपका। जो साउथ में कोकोनट ऑयल यूज होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ाता है। तो कुकिंग ऑयल को चेंज करिए, देसी घी, मक्खन, मलाई बंद करिए, और जरूरत पड़े तो अपना LDL कम रखने के लिए फिर आप दवाइयाँ की, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन ले सकते हैं। तो डाइट में मॉडिफिकेशन यही है, जो कुछ आप खा रहे हैं, पहली बात तो उसको मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है। पतली कमर आपको बता देगी कि इस समय स्टोरेज एक्स्ट्रा हो रहा है। अगर कमर का साइज बढ़ रहा है तो मतलब जो आप खा रहे हैं वो एक्स्ट्रा खा रहे हैं, वो फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। और ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है आपकी, वही हलवा नहीं, ये सब नहीं, आपका ट्राइग्लिसराइड 99% नॉर्मल आ जाएगा बिना दवाई के। ऑयल से नहीं बढ़ता, एक्सेस ऑयल नहीं जाना चाहिए, नॉर्मल ऑयल। मुझे आज से 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था और मेरे स्टेंट डला हुआ है, और करीब पिछले 15-20 साल से मुझे डायबिटिक पेशेंट हूँ, और छोटा मोटा भी नहीं, सीवियर। मैं 4 टाइम वो दवाइयों में लापरवाही हूँ, लेकिन कई बार लगता है पता नहीं क्या हुआ, 70 के कई बार मन को ये समझा कर लेता हूँ, होगा जो हो जाएगा। इतना जिंदगी में एक तो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है, दवाइयाँ मिलती है इकोस्पिन गोल्ड, रोजुवास्टैटिन गोल्ड। गोल्ड नाम की दवाइयाँ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन की मात्रा है वो सिर्फ 10 मिलीग्राम होती है। 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम बहुत कम है। हमेशा LDL को, अगर 70 से नीचे, 100 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्ट के पेशेंट्स में LDL की गाइडलाइंस आ गई है 55 के नीचे। जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था फादर ऑफ कार्डियोलॉजी की, एज 86 है, उनका LDL 39 है। हार्ट पेशेंट्स स्टेंट डले हुए हैं जिनके, उनका LDL 55 से नीचे होना चाहिए, याद रखिए लेटेस्ट गाइडलाइंस। 70 मैंने उनके लिए बताया जिनको हार्ट डिजीज की संभावना है। 2 रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज है, एज है। 70 से नीचे जनरल पॉपुलेशन विद 2 रिस्क फैक्टर्स, लेकिन जिनके स्टेंट डले हुए हैं, बाईपास हुआ है, स्टेंट डले हुए स्पेशली, उनका LDL 55 से नीचे होना चाहिए। तो वो जो रोजुवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन की दवाइयां हैं वो 10 mg की बेकार है। वो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, फिजिशियन से मिलिए। हर काम के लिए आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। वो आपकी डोज बढ़ाएंगे, बोलिए साहब मुझे ये LDL 55 के नीचे चाहिए, डॉक्टर भटनागर ने बताया।
नमस्कार सर। 60 वर्ष से ऊपर वाले सभी व्यक्तियों के लिए आप हार्ट के लिए क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे कि वह कौन कौन सी प्रिकॉशंस रखें? देखिए, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं हेल्दी हार्ट के लिए मैं बताना चाहूंगा, नंबर 1 इज नो स्मोकिंग। हर प्रकार का धूम्रपान बंद करें। नंबर 2, अपना ब्लड प्रेशर 130-80 के आसपास कंट्रोल करें। अपनी डायबिटीज की दवाइयां नियंत्रण तौर पर लें और अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल, जिसमें खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा को 100 से कम रखें। हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, मॉर्निंग वॉक करें, 40 मिनट की वॉक या योगा या लाइट मेडिटेशन सफिशिएंट है। और अत्यधिक तनाव से बचें। कोई भी फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस नहीं करें और जरूरत पड़ने पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट से टेस्ट जरूर कराएं, जिसमें इको, ECG और जरूरत पड़ने पे ट्रेडमिल या एंजियोग्राफी। और एंजियोग्राफी में 70% से ज़्यादा ब्लॉक आए तो उसमें स्टेंट लगाने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो स्टेंट से घबराए नहीं, वो एक परमानेंट या अच्छा इलाज है, उसकी जरूरत पड़े तो वो लगवा लें। और अपने हार्ट अटैक भगवान न करे कभी आए तो लक्षणों को पहचानें, दर्द और भारीपन होने पे तुरंत अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, जिससे आपकी जान बचाई जा सके और आपको हेल्दी हार्ट के साथ में लंबी आयु आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। सीनियर सिटीजन्स को खाने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे और योग व्यायाम वगैरह के बारे में क्या सजेस्ट करेंगे? जैसा मैंने बताया, सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम या बंद होनी चाहिए। जिनका भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उनको देसी घी, मक्खन, मलाई बंद करना चाहिए। और कुकिंग ऑयल को मॉडिफाई करके जो बेस्ट ऑयल्स हैं, सोयाबीन या सरसों का तेल बेस्ट रहता है एज कम्पेयर टू कोकोनट ऑयल अवॉइड करना चाहिए। मूंगफली का तेल भी अवॉइड करना चाहिए। और टोटल तेल की मात्रा, अगर कुकिंग ऑयल आपके घर में बन रहा है तो टोटल ऑयल की मात्रा 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल जो होना चाहिए पर डे के हिसाब से परिवार में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका शुभ नाम और परिचय? डॉक्टर दीपेंद्र भटनागर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एंड चेयरमैन कार्डियोलॉजी, मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल, जयपुर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सकते हैं 9829053095 095 डॉक्टर भटनागर। ठीक है, मैं कार्ड्स भी ड्रॉप करवा दूंगा, कभी किसी को कोई जरूरत पड़े तो वी आर ऑलवेज हियर 24/7 आपके स्वस्थ हृदय की सुरक्षा के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। ये तो कुछ घुटने के बारे में बात करते हैं, घुटने को कैसे हेल्दी रखना है। वैसे आज का टॉक मुझे देने के लिए बोला था रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट पे, लेकिन आज हम बात करेंगे टेंशन फ्री रहिए, एंजाइटी फ्री रहिए और लाइफ को एंजॉय करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाइए। स्ट्रेस फ्री मूल मंत्र है किसी भी आपको हेल्दी और लंबा रहने के लिए। और हमें हर किसी को स्ट्रेस होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को हर किसी को निकालने का तरीका अलग अलग होता है। कोई होता है चाय पी के स्ट्रेस निकाल देता है, कोई कॉफी पीते हुए स्ट्रेस को निकाल देता है, कोई 2 दोस्तों के साथ गप्पे मार के स्ट्रेस निकाल देता है, कोई अपने वाइफ के साथ डिस्कस करके स्ट्रेस को ब्रस्ट आउट कर देता है, कोई 2 दोस्तों के साथ बैठ के 2 पैक लगा के स्ट्रेस निकाल देता है। तो हर किसी का अपना अपना वे है निकालने का। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो, जो आपका बेस्ट वे है कि मैं इससे स्ट्रेस फ्री हो जाता हूँ, वो करिए आप, कोई मनाही नहीं है इसके अंदर। तो पहले फर्स्ट मंत्र है स्ट्रेस फ्री लाइफ। सेकंड, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया था कि हमें वॉक करनी चाहिए, मैं वॉक को थोड़ा सा और एक्सटेंड बोल देता हूँ। हमें आधे घंटे की कोई भी एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आपकी वॉक हो सकती है, वो आपका योगा हो सकता है, वो आपका जिमिंग हो सकता है, वो आप कोई गेम खेल रहे हो वो हो सकता है, अगर आप गोल्फ खेल रहे हो तो वो हो सकता है, आप अगर बैडमिंटन के शौकीन है तो आप वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया मैं क्यों करूँ ऐसा? तो कुछ ना जिमिंग वाले जो बच्चे होते हैं वो शीशे में देख के अपने बॉडी को देखते एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो जब आप 6 मंथ आप रेगुलर कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक हार्मोन आपकी दिमाग रिलीज करवाता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। वो आपको सेल्फ लविंग सिखाता है, खुद से प्यार करना सिखाता है। तो जब कभी भी आप एक्सरसाइज का मौका मिले, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करिए, मॉर्निंग वॉक जरूर करिए। मेरे घर के अंदर मेरे फादर आज के डेट में रिटायर हो चुके हैं, मेरी मदर रिटायर हो चुकी है, लेकिन मैंने उनको लड़ झगड़ के मॉर्निंग एक्सरसाइज स्टार्ट करनी शुरू करवा रखी है। तो हमारे घर का रूटीन है, हर कोई 6 बजे उठ जाता है, अपना अपने रूटीन से हर कोई अपना एक्सरसाइज के लिए निकल जाता है। तो एक्सरसाइज अपनी लाइफ में जरूर 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 ऐड करिए। अगर आप एक्सरसाइज ऐड कर रहे हैं, मोटापा, हार्ट अटैक, कार्डियक, किडनी सब ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा।
जिनको भी हाइपरटेंशन डायबिटीज होती है उनके ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन डायबिटीज की मेडिसिन बन जाती है आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज आपके बॉडी का इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका हेल्दी न्यूट्रिशंस या हेल्दी खाना। स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, हम ड्रिंक वगैरह करते हैं उसको छोड़ सकते हैं, ये तो हेल्दी नहीं है ना। तो ये हेल्दी डाइट अगर हम अपनाएं और डेली का एक फ्रूट जरूर खाना है, ड्राई फ्रूट जरूर खाना है, इन सब के अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर सेल्फ हीलिंग करते हैं। बॉडी के अंदर रिपेयर, हीलिंग एंड डैमेज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। बच्चा होता है उसकी हीलिंग फास्ट होती है, थोड़ा यंगर एज में ज़्यादा 30-40 थोड़ी सी हीलिंग स्लो हो जाती है, ओल्ड एज में हीलिंग और ज़्यादा स्लो हो जाती है। लेकिन ये पार्ट ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए हमेशा हेल्दी खाना खाइए। एंड फोर्थ मोस्ट, कभी भी मोटापा मत आने दीजिए। कुछ लोगों में बीमारी होती है उसकी वजह से मोटापा आता है, कुछ लोग हम अधिकतर 90% लोग लापरवाह होते हैं इसलिए मोटापा आता है। हमें हमारा शरीर बढ़ रहा है, हमें पता होता है हम डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, हम थोड़ा खाने को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं। हमें लगता है जिंदगी भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, इसमें तो जी लें। भगवान ने जिंदगी दी है, जिंदगी इसलिए दी है हम अच्छे से बेटर से अपने फैमिली के साथ रहें, अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें और हम परेशान ना हो लाइफ में, इसलिए भगवान ने जिंदगी दी है। किसी की मदद करके जाएं इसलिए भगवान ने जिंदगी दी है। भगवान ने ओनली खाने के लिए जिंदगी नहीं दी कि भैया हमें भगवान ने ऊपर से नीचे भेजा हम खाएंगे खाएंगे बस। तो खाना जिंदगी की जरूरत नहीं है, खाना आपको जिंदगी जीने के लिए चाहिए। तो खाने को लिमिट करिए, हेल्दी फूड खाइए। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला, टाइम से सोना और टाइम से उठना। 9 बजे के बाद आपको फोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए या साइलेंट हो जाना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग अगर आप 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, इससे बढ़िया कोई आपके लिए काम नहीं है। मैं खुद 10 बजे मेरा लास्ट होता है, 10 बजे मैं किसी हालत में बिस्तर में होता हूँ, मेरा फोन साइलेंट हो चुका होता है, कोई स्क्रीन टाइम नहीं है नाइट के अंदर। मॉर्निंग के अंदर मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, 4:30 5 बजे, उससे पहले मेरी वाइफ उठ जाती है 4 बजे एंड हमारा रूटीन शुरू हो जाता है। लोगों का जब बिजनेस शुरुआत होती है तो हमारा प्लानिंग सब कुछ ऑलरेडी हो चुकी होती है, हम जिमिंग वगैरह करके जो भी आना करना होता है हम करके आ चुके होते हैं। तो इसलिए आज की जनरेशन में मैं यही बोलता हूँ, आप फिक्स टाइम से सोइए, 10 बजे सोइए, अपना 4-5 बजे उठ के जो भी आपको करना है वो करिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, हम 12 बजे सो रहे हैं, मॉर्निंग के अंदर 7-8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इससे आपके साइकिल नहीं, आपके दिमाग के वाले जो हार्मोन है वो भी सब गड़बड़ जाते हैं। तो आपके घर के अंदर जो भी फैमिली मेंबर्स तो उनको ये जरूर समझाइए, चाहे बच्चे भी है, बच्चों को भी आप पोता पोती को भी आप अभी से आदत डालोगे ना, जो अभी आपने उनको सिखा दिया वो उनकी लाइफ लॉन्ग रहेगा। मेरे में कैसा है कि मेरे दादाजी 4 बजे उठते थे, तो उनके लिए पहले पानी गर्म करने के लिए कुछ होता नहीं था, अब तो गीजर आ गए, तो हम पानी गर्म करके उनके लिए रेडी रखते थे सर्दियों के अंदर और गर्मी के अंदर पार्टी वार्टी भर के लाना वो करना। तो हमारी आदत वहां भेजिए। हो सकता है जब मैं छोटा बच्चा था तो उनको लगता होगा कि, मुझे ऐसा लगता होगा कि आप कहाँ फंस गए यार, मेरे सारे दोस्त 8 बजे उठ रहे हैं, मैं ऐसे जल्दी उठता हूँ, मैं उठ के क्या कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं रेट्रोस्पेक्टिव सोचता हूँ तो वो जो मुझे उठाते थे वो इसलिए नहीं उठाते थे वो बाल्टी भर नहीं सकते, वो इसलिए उठाते थे कि बाल्टी भरने के बहाने मैं उठूंगा तो कम से कम मेरी आदत पड़ जाएगी जल्दी उठने की। नई क्रांति क्या आई है या क्या ऐसा बेटर आ गया है जो मार्केट के अंदर अभी नहीं आया है। मैं डॉक्टर एस खत्री मंगलम सिटी हॉस्पिटल की तरफ से बात करूंगा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट पे। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था, क्योंकि टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो हम आज से या 20-30 लोग आपको ऐसे जरूर मिल जाते थे जिनको बोलते थे यार मेरे घुटनों में चैन तो मैंने करवा लिया लेकिन दर्द अभी भी है। उनको हम बोलते थे अनहैप्पी पेशेंट कि सर जी सब कुछ सही हुआ है, सर जी की तरफ एक्सरे देखो एक्सरे ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अभी भी अनहैप्पी है, अभी भी उनको दर्द फील होता है। तो जो इन सब चीजों को देखा गया तो पता लगा 25 to 30% तक पेशेंट अनहैप्पी रहते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद भी। एक सीधी लाइन में होता है जिसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। एक सीधी लाइन मतलब 180 डिग्री ±4। अगर मैं इसकी बात करूं तो 176 से लेके 184 डिग्री का एंगल बनता है और ये हर एक इंसान के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो 184 डिग्री 176 से लेके 184 डिग्री का जो एंगल बन रहा है कहीं भी उस एंगल में चेंज हो जाता है जिसको हम अलाइनमेंट बोलते हैं। वो अलाइनमेंट जो बिगड़ जाता है तो वो इंसान नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी पेन फील करता है
हैप्पी नहीं रहता, उसको लगता है घुटनों में अभी भी दर्द हो रहा है और मेरी चाल वो नेचुरल नहीं है। डेटा शो कर रहा है, लेकिन जब मैं जिस टाइम सर्जरी करवाता था, जब मैं पीजी में था, तो मुझे डेटा करीबन लगता था 30% के आसपास, कि 30% लोगों के अंदर अभी भी लोग पूरे अर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली इंडिया यूएसए, पूरे अर्थ के अंदर उसके रिजल्ट एक जैसे होने चाहिए और वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। एक्सेप्टेबल कैसे होते हैं? जो हमारी स्टडीज होती है, जो हमारी रिसर्च होती है, उस रिसर्च के अंदर बार बार सेम रिजल्ट आने चाहिए, तब कोई भी टेक्नोलॉजी होती है वो एडेप्टिव होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, तब जाके वो ह्यूमन बीइंग पे टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है। फीचर्स क्या है इसके? इसमें किसी सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। जब मैं बात करूं सीटी स्कैन, अलाइनमेंट बना, अलाइनमेंट की वजह से उनको हमेशा नेचुरल घुटने का एहसास हुआ, कभी ऐसा नहीं लगा घुटने में कुछ डला हुआ है। सेकंड थिंग, बॉन कम कटती है, उस बॉन कम कट करने के कारण उनको दर्द नहीं होता, 3 घंटे बाद चलना फिरना स्टार्ट होता है, शाम को कॉरिडोर वॉक होती है, अगले दिन सीढ़ियां चढ़वा की छुट्टी। तो पहले आप लोगों ने सुना होगा 5 दिन 6 दिन पेशेंट, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैपिंग करें। ऐसा नहीं कि हर किसी के अंदर एक ही सिस्टम चलता रहे, जो कन्वेंशनल में होता है भैया हर एक का घुटना एक तरीके से हमने डील कर लिया, नहीं, हर एक का घुटना डिफरेंट होता है, दोनों घुटने डिफरेंट होते हैं, उनके एंगल्स में, उनके टाइटनेस लूजनेस में, उनके शेप के अंदर, उनके आकृति के अंदर कुछ डिफरेंस जरूर होता है। तो जैसा आपका घुटना उसी घुटने पे नेचुरल के अंदर निकले जो आपकी बॉडी को लॉन्ग टर्म के लिए हार्म करे। तो ये जो रोबोटिक सिस्टम है वो रेडिएशन फ्री है, किसी सीटी स्कैन की जरूरत नहीं पड़ती हमें। कन्वेंशनल अगर पहले जो हादसे होना हो तो कोई पेशेंट सर्जरी के लिए जाता था, उसको पहले लिख के देते थे हाँ 2 यूनिट ब्लड का अरेंजमेंट करके रखना, या आपको ब्लड की लगानी, तो आपको 15 दिन बाद स्टिच निकलवाने नहीं है कुछ भी, 15 दिन बाद ऊपर से पट्टी हटाई, अपना काम करो। ऊपर जो पट्टी लगती है तो वो वाटरप्रूफ पट्टी होती है। वाटरप्रूफ का मतलब आप अगले दिन अपना नहाना धोना स्टार्ट करो। पहले ही होता था 15 दिन तक नहाना नहीं है, पानी नहीं लगना चाहिए इस पे, वो नहीं होना चाहिए, सब मिथ्या खत्म, पानी लगाओ, सब लगाओ, नहाना धोना सब स्टार्ट करो, आपका नेक्स्ट डे से सर्जरी के। एक इंपॉर्टेंट चीज और, पहले अगर आपने देखा हो तो पेशेंट को 2 दिन पहले भर्ती करते थे, 4-5 दिन रखते थे, अब 24 घंटे में छुट्टी होगी। लेकिन पहले एक चीज और होती थी, पेशाब का पाइप अलग लग रहा है, दोनों घुटनों में पाइप अलग लग रहे हैं, कमर में अलग लग रहा है, ये सारे पाइप सब हट गए, कोई भी पाइप नहीं होता आज के डेट के अंदर, कोई पेशाब का नहीं, पेशाब आप खुद बाथरूम खुद जाता है पेशेंट सर्जरी के बाद, कोई कमर में पाइप नहीं, कोई भी ड्रेन नहीं डलता, सब कुछ ड्रेन वगैरह सब कुछ हट गया। रिकवरी थी, अब रिकवरी फास्ट है, 3 वीक के बाद अपनी कार चला के अपने जहां जाना है स्कूटी चला के आप बाहर जाइए, अपने कोई आपको मना ही नहीं है। पहले नॉर्मल होने में टाइम ज्यादा लगता था, अब टाइम पहले से कम हुआ है। पहले बात करूं अगर रेंज ऑफ मोशन घुटना मुड़ने की, तो पहले रेंज ऑफ मोशन थोड़ी कम थी, रोबोटिक के अंदर और बेटर सिस्टम हुआ, क्योंकि वो आपको इंट्रा ऑपरेटिव सब कुछ बता देता है। कैसे बताता है मैं आपको वीडियो के थ्रू समझाऊंगा। घुटने में कुछ डला हुआ जो नॉर्मल नहीं है, जो जब चलता था अनस्टेबल होता था, मसल से दर्द ज्यादा होता था, ये सारी चीजें रोबोटिक सिस्टम ने पहले से बहुत नहीं के बराबर कर दी। इसलिए पेशेंट 24 घंटे में अपनी छुट्टी होगा कि मेजर सर्जरी के बाद भी अपने घर पे सो रहा होता है। अगर रोबोट बेसिकली है क्या? रोबोट एक सिस्टम है, एक मशीन है जिसके अंदर रोबोट का एक कंसोल होगा, एक रोबोटिक कैमरा होगा, रोबोटिक स्क्रीन होगी, एक रोबोटिक आर्म होगी, जो दूर खड़े हुए घुटने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके कंसोल को देगा, कंसोल एक प्रोग्रामिंग करेगा। तो फिर दूर खड़ा हुआ कैसे काम कर सकता है? ये दूर खड़े हुए वैसे ही काम करता है जैसे अपन यहाँ बैठे हुए मून की तस्वीर ले रहे हैं, या अपन यहाँ बैठे हुए मंगल की तस्वीर ले रहे हैं, तो वैसे ही रोबोटिक कैमरा दूर खड़ा होता है सर्जरी से और घुटने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कैसे कलेक्ट करता है वो भी बताता हूँ। ये रोबोटिक स्क्रीन होती है जिसमें सर्जन सारी प्रोग्रामिंग करता है, उसके पास में रोबोटिक आर्म रखी होती है। इसमें ट्रैकर लगते हैं, इस ट्रैकर को दूर खड़ा रोबोटिक कैमरा आइडेंटिफाई करता है। ये जो ब्लू कलर के आप देख रहे हैं सारे ट्रैकर हैं, इन ट्रैकर को रोबोटिक कैमरा जो दूर खड़ा हुआ है वो घुटने से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसके अंदर स्टोर होती है, और ये रोबोटिक कैमरा जो इनको पहचानता है। रोबोट बेसिकली सारे पॉइंट पहचानता है। तो पॉइंट कैसे पहचानेगा? ये ऊपर वाली बोन, ये नीचे वाली बोन, इन पॉइंट्स को लेगा सबसे पहले, इससे पहचाना भैया ऊपर वाली बोन कौन सी, घुटने की आइडेंटिफाई कर लिया, घुटने की नीचे वाली बोन कौन सी, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे मैंने बताया अपना हिप नी एंकल, अपना मेरा गोला गोला एक लाइन में होता है, तो उसी तरीके से सबसे पहले मेरा एंकल एक लाइन में होता है, तो सबसे पहले एंकल के अंदर वाला पॉइंट लिया,
एंकल के बाहर वाला पॉइंट लेगा, इसका सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट खुद कर लेगा। घुटने की नीचे वाले बोन का सेंटर पॉइंट लिया, घुटने की ऊपर वाले बोन का सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ हिप, हिप कौन से पॉइंट पे रोटेट कर रहा है ये पॉइंट कलेक्ट किया। उसके बाद घुटना कितना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है। सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई अभी, सर्जरी से पहले सारी प्रोग्रामिंग पहले कर रहा हूं। उसके बाद एक पेन होता है जिसे हम आपके पेन बॉन पे चलाते हैं। जब बॉन पे पेन चलता है तो इसकी 3D मैपिंग रियल टाइम के अंदर स्क्रीन पे हो जाती है। जैसा आपका घुटना वैसे वैसा नेचुरल घुटना की एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है, 3D इमेज स्क्रीन पे। ये वही टेक्नोलॉजी है जो मंगलयान अभी जो मंगल पे उतरा था, इसी मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने उसकी सरफेस बनाई थी। हम सरफेस में गए नहीं कभी मंगल की, तो हमें पता नहीं मंगल कैसा है, लेकिन इसी मैपिंग टेक्नोलॉजी थ्रू एक मैपिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी सरफेस बना के उसी के ऊपर सारी चीजें हुई थी। रियल टाइम के अंदर चलेगा, जैसा आपको घुटना वैसे वैसे रियल टाइम के अंदर स्क्रीन बन जाती है। ऊपर वाली बोन बना दी, नीचे वाली बोन बना रहा है, 3D मॉडल में बॉन बना के इस रोबोट ने अपनी एक प्लानिंग करके दे दी। सर्जन का हाथ देखिए, ये अपने हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। उसका घुटना कितना टाइट है, कितना लूज है। आपका घुटना टाइटनेस लूजनेस सबका डिफरेंट होता है। सर्जन इस टाइटनेस लूजनेस को आपके घुटने के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। सब हो गया, सर्जरी स्टार्ट होगी अब। इट मीन सर्जरी शुरू होने से पहले मेरी प्लानिंग पूरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, घुटने को सारा समझा जा चुका है। सर्जरी स्टार्ट होगी अब। इस सर्जरी के अंदर भी रोबोटिक आर्म पिक्चर में आती है, वो इतनी ही बोन हटाती है जितनी आपकी खराब बोन है। आपकी हेल्दी बोन को सबको प्रिजर्व रखेगी, किसी भी लिगामेंट को कट नहीं करेगी। सिंपल सा, जितनी आपकी खराब बोन है ऊपर से बेसिकली लोग छीलना, जितनी खराब बोन है उसको ऊपर से छीलेगा, और जितनी छीलेगी उतनी रियल टाइम स्क्रीन पे आप देख सकते हो। छीलने के बाद कैपिंग हो गई, कैपिंग होने के बाद वापस बताएगा घुटना कितना मुड़ रहा है, कितना सीधा हो रहा है, रिकंफर्म करेगा। घुटना कितना टाइट है, कितना लूज है, इसको भी रिकंफर्म करेगा। देन फाइनली आपको घर ले जाने के लिए पिक्चर मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो ऊपर वाली कैपिंग है ये 6 डिग्री एंगल पे रखी हुई है, और नीचे वाले 3 डिग्री को, इसको ध्यान रखना। अगर 6 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो मैं हैंड से करने जाऊं तो 6 डिग्री का मैं 5 कर सकता हूं, 6 का 7 कर सकता हूं, 6 का 3 कर सकता हूं। मैं मोर प्रिसाइजली 6 नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आईज 1 सेंटीमीटर से कम और 10 डिग्री से कम को जज नहीं कर सकती, लेकिन रोबोट कर सकता है। रोबोट की 6 डिग्री है, 6 का 5 नहीं करेगा, 6 का 3 नहीं करेगा। 7 डिग्री का स्लोप होता है, हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। तो इस इंसान का अगर 3 डिग्री स्लोप था तो रोबोट ने इसको 3 डिग्री स्लोप दिया है। मैं हाथ से करने जाऊं 3 डिग्री स्लोप इतना कम होता है कि मैं जज ही नहीं कर सकता कि 3 है, 0 है कि -2 है, राइट। दूसरा मैंने बोला था बॉन उतनी ही कटती है जितनी आपकी खराब बॉन है। तो यहाँ देखें 6 mm बॉन, 7 mm, 6 mm का मतलब है आधा सेंटीमीटर लगभग मान लीजिए। मेरी जितनी खराब बॉन थी सिर्फ वही हटी, मेरी हेल्दी बॉन सारी प्रिजर्व रही, नेचुरल बॉन जितनी थी सारी प्रिजर्व रही। तो इसका फायदा मुझे क्या हुआ? इसका फायदा मुझे ये हुआ कि मेरा बॉन का जो पेन था खत्म हो गया, हेल्दी बॉन मेरी सारी बची हुई है। कभी फ्यूचर में खुदा ना खासा कभी सर्जरी की जरूरत पड़े तो मेरी हेल्दी बॉन सारी खुद की बची हुई है। सेकंड थिंग, बॉन कम करती मुझे दर्द कम होगा और मेरा रिहैब जल्दी होगा, मैं बैक टू अपनी एक्टिविटी जल्दी पहुंच पाऊंगा। दूसरा अगर इधर देखें, जो अलाइनमेंट मैंने बनाया था वही अलाइनमेंट मुझे वापस मिला। साइज क्या मिली क्या नहीं मिली, एक सिंगल फिल्म आपको दी जाती है, हर एक पेशेंट को दी जाती है। ये आप वर्ल्ड में किसी भी कोने पर अगर चले गए तो आपको पता होगा, किसी डॉक्टर को जाके दिखाएंगे मेरे साथ ये सर्जरी हुई, तो एक सिंगल फिल्म के अंदर आपके घुटने से रिलेटेड क्या क्या चीज हुई है वो सब इस फिल्म के अंदर है। और इसको एक ओनली आपके मोबाइल में सेव करके रखना है। आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाइए, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, भैया मेरे ये हुआ है, आपका डॉक्टर अपना समझ जाएगा कि हाँ ये चीज हुई उसको। हम मून पे पहुंचेंगे, चंद्रमा पे पहुंचेंगे, हो सकता है आने वाले 100 साल में हम एक कॉलोनी बसा रहे हो, तो टेक्नोलॉजी आपकी आगे बढ़ेगी। इस टेक्नोलॉजी को कोई पहले अपना लेता है, कोई बाद में अपना लेता है। अभी सारा उसका वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। आज के अंदर व्हाट्सएप इमेज या वीडियो कॉल इतने। रिसेंटली एक वाक्य हुआ मेरे साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जोधपुर का बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुंबई में एक अपार्टमेंट लिया। जैसे कुछ लोग अपने नाम सुना हो, गोल्ड का नहीं, गोल्ड का, अच्छा एक बहुत बड़ा मिथ है, हमने हाँ ऑक्सीजन लगता सर, आज के टाइम ऑक्सीजन आ गया, उससे बेटर। कुछ लोग बोलते हैं हम सोने का घुटना डलवा गए हैं,
तो सोने का घुटना नहीं होता, उसका कलर जो होता है वो पीले कलर का होता है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर एक परत चढ़ाई जाती है टाइटेनियम नाइट्राइड की, उसकी एक लेयर चढ़ाई जाती है, उसका कलर पीला होता है, इसलिए वजह से उसको ट्रेकर वन टाइम काम आता है ओनली। ये ट्रेकर जो लगते हैं इसके अंदर वो वन टाइम काम आता है, एक ही सर्जन काम आता है और इसी का चार्ज लगता है। तो सीजी सभी इस चार्ज को नहीं दे रहा है, तो आपका मिनिमम जो चार्ज होगा ट्रेकर का वही लगता है, बाकी सारा इंक्लूड होता है। 50,000 के आसपास चीज पड़ता है। डिफरेंस है सीजीएचएस के पेमेंट में या इनके पेमेंट बताइए कि एक्सरसाइज में जब कमी आ जाती है ना, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप सर्जरी के लिए ओके राइट मैक्सिमम टाइम यही होता है, यहाँ जयपुर के हॉस्पिटल में होता है, मुझे पता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज अगर आप खुद कर सकते हैं किसी फिजियो की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं 10 to 15 डेज फिजियोथेरेपिस्ट रखवाइए, वो आपको एक्सरसाइज सारी करवा रहा है, उस एक्सरसाइज को सीखिए, खुद करिए, कुछ निकल ना जाए, डर की वजह से एक्सरसाइज नहीं करती है। तो 10 to 15 डेज अपना फिजियोथेरेपिस्ट रखिए, एक्सरसाइज सीखिए, घुटना आपको पूरा खोल के चला जाए, वो खुद एक्सरसाइज करिए, खुद रनिंग करिए, खुद आप वॉक करिए, राइट। तो अस्पताल में उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे सेशन रहे होंगे और डॉक्टर से इंटरेक्शन भी रहा होगा, कई के मन में पहले लिख करके लाए जिससे और कभी भी रहे तो जिससे कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग कई बार रोज़ हो नहीं पाती। जब भी हो तो उससे आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सब सरकारी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहे हुए हैं, तो आप लोगों की जितनी ज़्यादा नॉलेज रहेगी उतना आपके थ्रू 10 लोगों को और आगे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होगी, क्योंकि सोसाइटी के और लोग, परिवार के और लोग जो कि जिनकी नॉलेज कम है या जिनका एक्सपोजर कम है या जिनका बाहर सर्विस में नहीं रहे, वो आपसे ही उम्मीद करते हैं कि आप उनको सही राय देंगे या सही रास्ता दिखाएंगे। तो उसके लिए अपन लोगों की नॉलेज खुद की बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन से सभी को बहुत फ़ायदा रहेगा और आपके थ्रू नॉलेज आपको करके देखता हूँ पेटोलॉजी का, साथ में एडवांस एंडोस्कोपी ERCP वगैरह का काम भी करता हूँ। तो मैं मेनली लीवर पे फोकस करूँगा, क्योंकि 50 के बाद या इनफैक्ट 45 के बाद जो सबसे कॉमन बीमारी मैं जो देख रहा हूँ दिन भर वो लीवर की बीमारी है। उसमें फैटी लीवर सबसे कॉमन बीमारी है। इवन यहाँ पे अपन जितने भी लोग बैठे हैं 100 में से 50 के फैटी लीवर आना ही है सोनोग्राफी में, आ चुका होगा, आपको पता रहता है जल्दी सोनोग्राफी ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आज की तारीख में देश की सबसे बड़ी बढ़ती हुई जो बीमारी है वो फैटी लीवर है। फैटी लीवर 10 और बीमारी का बेस है। आज फैटी लीवर हुआ है तो आने वाले टाइम में 10 बीमारियां और आने वाली हैं। सीधे हार्ट के डॉक्टर के जाके स्टेंट डलवाया या कैंसर के डॉक्टर के गए या डायबिटीज़ वाले के गए या ब्लड प्रेशर वाले के गए, जो भी और भी 10 बीमारियां हैं, तो सबसे पहले फैटी लीवर हुआ है जनरली सब पेशेंट्स को। वहाँ ध्यान नहीं दिया, वहाँ समझदारी नहीं रखी। यदि तभी इलाज कर लिया होता अपन ने फैटी लीवर के हिसाब से तो 1990 की बात होगी, तो मेरे पापा की डेथ होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में रहे थे, निर्वकन संगठन में डायरेक्टर में रहे थे मिनिस्ट्री में। तो उनको 90 में बताया डॉक्टर साहब फैटी लीवर है, तो उनको टेंशन हो गई, यार कोई शराब तो कोई पी नहीं, डॉक्टर शराब के बारे में पूछ रहे थे, उनको टेंशन हुई। तब उन्होंने बताया, फिर मेरे गुरु हैं रूप राय साहब, उनसे बात करी, इस तरह से करके फिर उन्होंने परहेज करा, योगा एक्सरसाइज करके उस जमाने में भी मतलब ऐसे ध्यान दिया। तो अपन सभी को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अब बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई है और कोरोना के बाद में बॉडी में चेंजेस भी आए हैं लोगों के, और खान पीन सब बदलता जा रहा है। जो 25 में जो खान पीन था वो आज नहीं रहा, खाने में मिलावट भी है, दो तरह की रिएक्शंस चल रही हैं। लीवर जो है एक काम नहीं करता, आँख एक काम करती है, देखती है, कान सुनता है, लीवर 500 काम करता है। और वो 500 काम इतने हैं कि जो भी शरीर में चीज़ घुस रही है, चाहे वो दवाई हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, पहले लीवर में जाएगा। लीवर करना है तो लीवर को करेगी, नुकसान करना है पहले लीवर को करेगी, फिर लीवर में से चेंज होके फिर आगे खून में जाएगी, पित्त में जाएगी। लीवर 500 काम करता है, उसमें 500 रिएक्शन चलती है, ठीक है। मतलब पूरी मोटी मोटी किताबें हैं, सिर्फ लीवर क्या काम करता है, उसमें क्या रिएक्शन चल रही हैं, साइकिल चल रहे हैं। जिन लोगों के भी पैर में दर्द होता है, चलने पे दर्द होता है, रात को पैर में दर्द हो रहा है, मतलब पैर की नसें ब्लॉक होना चालू हो चुकी हैं, पैर की नसों को खुराक पूरी नहीं मिल रही है, पैर की नसों में ब्लड का फ्लो कम होना शुरू हो चुका है। क्यों हुआ? क्योंकि फैटी लीवर की वजह से जो बने केमिकल वहाँ जाके जम गए। अपना मन पैर के दर्द का इलाज करा रहे हैं कि पैर का दर्द ठीक कर दो, मेरे बाकी कुछ नहीं है मेरे को। पर ये जो पैर का दर्द जो हो रहा है, चलने पे पैर में दर्द हो रहा है, रात को बांटे आ रहे हैं, बेसिकली बता रहा है कि नसों के अंदर ब्लॉकेज चालू हो गया है, यानी कि हार्ट में ब्लॉकेज की तैयारी है अगली, ठीक सब। तो अपन को इसको समझना है। इन्हीं पेशेंट्स को आगे यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन, बच्चादानी का कैंसर बहुत कॉमन है, ओवरी कैंसर, 3 कैंसर है, ओवरी कैंसर, बच्चादानी कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। तो जिन महिलाओं का वजन ज़्यादा होगा उनको ये कैंसर ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके लीवर में से खराब केमिकल बनेंगे।
तो उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन यानी कैंसर करने वाले केमिकल्स, ठीक है साहब। और ये केमिकल फिर खून के थ्रू उस ऑर्गन में जाएंगे, फिर ओवरी में खराब चेंजेस होंगे, या बच्चादानी में होंगे, या ब्रेस्ट में फैट होता है तो वहाँ पे उनके कैंसर के चांसेस आ जाए। आदमियों में भी 10 तरह के कैंसर हो रहे हैं, तो ये मैंने महिलाओं को बताया। अब आदमी में क्या हो रहा है, लीवर का कैंसर। हमारे देश में आज की तारीख में लीवर की बीमारी का और लीवर के कैंसर का सबसे कॉमन कारण फैटी लीवर है। शराब सेकंड नंबर आ गया। 100 में से 40 लोगों का जिनका भी लीवर खराब हो रहा है, जिनकी फैटी लीवर हो रहा है, जिनको लीवर की बीमारी हो रही है, क्रोनिक लीवर डिजीज सिरोसिस हो रहा है, या जिनको लीवर कैंसर हो रहा है, वो सब फैटी लीवर डिजीज वाले हैं। इन लोगों को डायबिटीज भी है, क्योंकि यही फैटी जो चेंजेस जो लीवर में आए वो पैनक्रियाज में हो जाएंगे। पैनक्रियाज हमारे पेट में ग्रंथि, उसका नाम है अग्नाशय। पैनक्रियाज खाना पचाने का काम करती है। जो भी अपन प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, उसको पचाने का काम पैनक्रियाज करती है। अब पैनक्रियाज में ही शुगर का कंट्रोल है, इंसुलिन बनता है, ग्लूकागॉन बनता है। पैनक्रियाज में जाके फैट जम गया तो पैनक्रियाज अच्छा काम नहीं करती, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, तो हमारी बॉडी फिर शुगर का कंट्रोल खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन हमारा बन रहा है वो काम ही नहीं करता। मान लो अपने खून में 20 यूनिट इंसुलिन हार्मोन, तो नॉर्मली उसका काम है 100 पे शुगर रखना, बट वो काम करना बंद कर देता है, तो बॉडी और ज्यादा 30 यूनिट बनाती है, और फिर वो काम नहीं करता तो शुगर तो 150 रहती है, बट जबकि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है तो इंसुलिन ने काम करना कम कर दिया। फैटी पैनक्रियाज की वजह से ही क्यों हुआ, फैटी लीवर के बाद में हुआ। तो फैटी पैनक्रियाज से अपने डायबिटीज का रिस्क हो गया, प्री डायबिटीज हो गई। इन्हीं लोगों को पैनक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी होगा। यही फैट और जो एबनॉर्मल केमिकल या जो कार्सिनोजन बने जाके पेट की दीवारों में, आंतों की दीवारों में जाके जमेंगे, जाके वहां फ्यूचर में आंतों का कैंसर होगा। बट इसके पीछे ये जो व्यक्ति को फैटी लीवर हो रहा है वो खान पीन में तो गड़बड़ खा रहा होगा, मिठाइयाँ खा रहे हैं। नॉन वेज वालों को भी बीमारियां होती है, बट मिठाइयों से भी होती है, और भी जो तली हुई चीजें हैं, जो भी तेल घी मीठा तला, कचौड़ियाँ पूड़ियाँ, जो कॉमन खाना है, जो अपने नशे पते से तो अपन डरते हैं साहब, टैबू है सब, नशा पता तो की बात ही नहीं करते, लेकिन ये चीज तो है, खाओ साहब, जीना पड़ेगा साहब, मीठा खाना ही पड़ेगा, मनवार होगी होती है। हमारी भी इच्छा होती है साहब, चले भी आज शहर जाए, वहां पे जाके ये खाएं, तो सोंदिया हलवाई की जाके चक्की खा लें, और है ना तो उसके टिक्की वालों के रास्ते में जाके क्या टिक्की भी देता है बड़ा प्रतीश में, तो आप मत चले हैं, सब गड़बड़ जा पेट जाता। तो इच्छा सबकी होती है, कभी कभार अलाउड है, 7 दिन में एक बार अलाउड है, बट रोज ही जीवन हो रहे हैं। जीवन अपने जयपुर में ज्यादा होते हैं थोड़े, एक तो है ना, बार बार जीवन हो रहे हैं, बार बार वही खाना, वही दाल बाटी चूरमा, वही भारी खाना, तो वो खाएंगे तो फैटी लीवर होगा। तो थोड़ा परहेज रखना है अपन को। तो शादियों में खाना बढ़ता जा रहा है, पहले 10 आइटम होते थे, पुराने जमाने में 5 आइटम में शादी हो जाती थी, अब 20 हो गए, फिर 50 हो गए, 100 तरह के आइटम रख रहे हैं, और हर चीज चखने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल हालत खराब हो जाएगी, दुनिया भर का पेट में जा रहा है, और 3 दिन की शादी है तो खाए जाओ। तो वो कल्चर बढ़ता जा रहा है, कोई लोगों के पैसा बढ़ता जा रहा है, तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, खाओ। खाना सबसे सस्ता है, खाना महंगा नहीं हुआ है अपने देश में उतना, आमदनियाँ जितनी बड़ी उतना खाना महंगा नहीं हुआ है, तो खाने के लिए अवेलेबिलिटी बहुत है हमारे पास, जिसकी जो इच्छा है वो खरीद के खा सकता है, भले वो कितना ही कम कमा रहा हो, तो बट वो खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, मोटे होंगे फैटी लीवर होगा। तो हमको इन सारी सीक्वेंस को समझना है। तो मोटा मोटा मैसेज यही है। अच्छा, जिन लोगों का फैट ज्यादा हो जाता है, उनकी गर्दन मोटी हो जाती है, चर्बी जमा हो जाती है, शरीर भारी हो जाता है, मोटापा हो जाता है, तो उनको रात को नींद में प्रॉब्लम आती है, रात को खांसी होती है और खर्राटे ले रहे होते हैं, और ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि भारी शरीर है, साथ में गले में चर्बी जम रही है, मोटी गर्दन हो गई, या अंदर भी जाके चर्बी जम गई सांस की नली में, तो नींद पूरी नहीं ले पाते, रात भर सोते ही तो उनकी सांस दब जाएगी, चर्बी बहुत ज्यादा है गले में, तो सांस रुक जाती है, फिर जग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जग जाते हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये भी लिंक्ड है फैटी लीवर के साथ में। कैंसर के बारे में बात होगा, जिन पेशेंट को डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको फैटी लीवर है, जिनको और बीमारियां, क्योंकि सब लिंक्ड है, सब भाई बहन है सारी बीमारियां, उन्हीं को किडनी की बीमारी का खतरा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ भी लिंक्ड है किडनी का, फैटी लीवर से भी लिंक्ड है, और डायबिटीज के साथ भी लिंक्ड है। तो यदि हमने फैटी लीवर का ध्यान रखा, डायबिटीज का ध्यान रखा, ब्लड प्रेशर रखा, वजन का ध्यान रखा, योगा एक्सरसाइज का ध्यान रखा, इनके फैटी लीवर हैं, लीवर में प्रॉब्लम भी आ रही है, SGOT SGPT होते हैं, ओनली SGOT SGPT पकड़ लो आप, लीवर फंक्शन टेस्ट में SGOT SGPT कराया, यदि वो 40 के ऊपर है तो लीवर में सूजन चल रही है। लीवर हमारे शरीर का इंजन है, गाड़ी में जैसे इंजन होता है, तो यदि गाड़ी में इंजन में से धुआं निकल रहा है तो चिंता की बात है। यदि SGOT SGPT बढ़ा हुआ है तो उसकी चिंता करनी है, आके मिलना है, क्योंकि अब हम इसको नॉर्मल करेंगे, 40 के नीचे लाना है, जैसे सूजन रुक जाए, ये तो धीरे 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 करते करते लीवर जल जाएगा, लीवर खराब होता जाएगा। पहले तो होगा क्रोनिक हेपेटाइटिस, लंबे समय तक चलने वाली लीवर की सूजन, जिसका इलाज संभव है, इजीली संभव है। वो खून की उल्टी, खून की लेट्रिन, पाइल्स, वेरिसेस, ये सब चीजें होती है खराब लीवर की बीमारी के लक्षण।
और ज़्यादा ख़राब स्टेज है, जब बिल्कुल ही लग रहा है मुश्किल मामला हो गया तो बेहोशी हो जाती है, बार बार बेहोश होने लग जाते हैं, खून की उल्टी बार बार होती है, बार बार फीवर होता है, बार फिर पेशाब बंद होने लग जाता है, फिर किडनी बंद होने लगी क्योंकि लीवर से लिंक्ड है किडनी, वो भी होने लग जाता है। तो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट करना हम लोगों का काम है। तो अपन लोगों को बीमारी से बचना है, अपन लोगों की ड्यूटी है, भगवान ने शरीर धरती पे भेजा है, शरीर दिया है, शरीर को बचा के रखना है, लंबा जीने की कोशिश करनी है। बाकी राम जी को पता, अपने परिवार के साथ रहने, आनंद बचा के रखेंगे तभी तो होगा सारा, ठीक है साहब। तो अपने कोशिश तो करें, अपन हेल्दी रहने की कोशिश तो करें। तो अपन को हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमेशा प्रयास करते रहना है। अपन को मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चलते रहेंगे, थोड़ा परहेज करते रहेंगे, आगे स्वास्थ्य को बचाने के लिए अपन लोगों को प्रयास करते रहना है। हेल्दी रहना हमारी ड्यूटी है, अपन को कोशिश करनी है कि अपने शरीर का ध्यान रखें, इस देह का ध्यान रखें। तो 1 घंटा देह के लिए, 1 घंटा देश के लिए, इन सब चीज़ों पे अपन थोड़ा विचार करें। आप लोग कर भी सकते हैं और आपने ऑलरेडी देश की सेवा बहुत करी हुई है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ही है ना सर, हमारे पर्चे पे गलती अलाउड नहीं है ना, भाई लीवर की डिग्री लेके बैठे तो भाई हम लोग नहीं लिख सकते। बाकी MBBS डॉक्टर, आयुर्वेद, होम्योपैथी सब लिखते रहो, अपने को दिक्कत, उनको रोक नहीं सकते हम। ये है कि अभी तक कोई नुकसान का मालूम नहीं पड़ा कि भाई लीव 100 लोगों ने ली, 100 ने नहीं ली, 100 लोगों को पता चला 5 साल में सब निकल गए, तो ये तो हुआ नहीं ना। तो शायद वो नुकसान उतना नहीं करी, बट फायदा कर रही है कि नहीं करी मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं शराब पिए जा रहे हैं, खान पीन उल्टा सीधा ले रहे हैं और लीव 52 ले रहे हैं, एंड में लीवर खराब हो गए तो पहुंचते ही है हमारे पास। तो उसने बचाया तो नहीं ना साहब, ये तो हमारे पास कभी भी नहीं आते। तो लीव 52 के पेशेंट, और मैंने बंद कराई, यानी लीवर खराब हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई तो आया तो बंद कराएगी, अब लीवर नहीं, क्योंकि हमारे पास आ गए यानी लीवर खराब होना चालू हो गया। क्रोनिक लीवर डिजीज बोल दिया, प्लेटलेट किसी की 1.5 लाख के नीचे आ गई, क्रोनिक लीवर डिजीज है। सोनोग्राफी में आ गया CLD, क्रोनिक लीवर डिजीज के चेंजेस आ गए, पिल्ली बढ़ी हुई आ गई, थोड़ा सा पेट में पानी आ गया, पानी नहीं भी आया तो भी पिल्ली बढ़ी हुई है, लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर में क्रोनिक लीवर डिजीज के चेंजेस हैं, सिर्फ प्लेटलेट कम हो गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, लीवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, ओनली प्लेटलेट 1.5 लाख से नीचे हो गई, लीवर की बीमारी हो गई। आयुर्वेद होम्योपैथ के पास जाना मना है, क्लियर सर। आयुर्वेद में मेरी बहुत ज्यादा फेथ है, लेकिन जब बीमारियां चालू हो गई, हार्ट कमजोर हो गया, किडनी खराब होने लग गई, लीवर खराब होने लग गया, वहां पे नहीं, बचाव में काम में लो आयुर्वेद को, वो भी लो डोज में। आज की तारीख, अभी मैं कोई स्टडी पढ़ रहा था तो उसमें लीवर फेलियर की वन ऑफ द कॉजेज में ये दवाइयां आ गई, देशी दवाई। क्या करते हैं लोग, गलत समझ में देशी दवाई को ज्यादा खाने लग जाते हैं कि मैं तो आज की 2 चम्मच की जगह 6 चम्मच खाऊंगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, लीवर किडनी जवान हो जाएंगे, नहीं होते, वो लीवर किडनी फेल हो जाते हैं। भस्में खाते हैं, ये भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म, कौन कौन सी भस्में आती है, उसकी वजह से किडनी तुरंत खत्म और लीवर भी धीरे धीरे जाएगा सब कुछ लीवर किडनी में। तो और आप लोगों की उम्र में स्पेशली 50 के बाद तो पंगे लेने ही नहीं है। जवान लड़के जिमों में जा रहे हैं, उल्टे सीधे पाउडर खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं जिम में बॉडी बनाने के लिए, खूब आ रहे हैं मेरे पास लीवर खराब होके और किडनी खराब होके भी आ रहे हैं, फिर उनका इलाज करता हूँ, बट वो ठीक हो जाते हैं। एक उम्र के बाद बॉडी में पावर नहीं होती जल्दी रिकवर करने की, तो अपन को पंगे नहीं लेने, अपन को धीरे धीरे शांति से भगवान का नाम लेते हुए, परहेज के साथ, पैदल चलते हुए, परिवार के आते हुए लंबा जाना है। लंबे जाने का प्लान है, अस्पतालों में लेटने से बचना है, फालतू बीमार ही नहीं पड़ना, पहला टारगेट बचे रहो, लंबा जीना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और हम लोग आपकी सेवा के लिए ही, तो छोटी प्रॉब्लम में दिखा लो साहब, बड़ा मत होने दो, बीमारी को बढ़ाओ मत, टालो मत, जरा सी प्रॉब्लम पहले ही दिखा लो, सुविधा है सरकार की तरफ से, बीमारी बढ़ा के अपन को नहीं आना। अपने खुद के फायदे के लिए डिसीजन नहीं लिया, भगवान ने आपको शरीर दिया, जिंदगी भर काम किया, इस शरीर की सेवा करना, इसका ध्यान रखना अपनी ड्यूटी है। इसके लिए पहले से पहले जांच करा लो, टाइमली जांच करा लो। जांच ही तो कर रहे हैं डॉक्टर लोग, और क्या कर रहे हैं बेचारे, देख के बता देंगे रिपोर्ट में क्या आ रहा है, 2 जगह वेरीफाई कर लेंगे अपन, भाई झूठ सच तो बोलेगा नहीं कोई। पर अपने शरीर का ध्यान रखें, जागरूक रहें, इसमें कि मेरे को नजर आ रहा है सब सीनियर लोग हैं, तो आप लोगों को बस यही ध्यान रखना है, ठीक है। टेस्ट तक क्या परहेज रखना चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए, और दूसरा एक जो पहले यदि गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता था तो ये होता था पूरा गाल ब्लैडर ही हटाएंगे, तो क्या आजकल गाल ब्लैडर स्टोन हटाने का कोई सर्जरी होता है सर केवल? हाँ सर, पहला क्वेश्चन सर है वो खान पीन के बारे में। तो खान पीन थाली खानी है, बट थोड़ा आलू अरबी थोड़ा कम खाना है, बट इनके बिना काम चलता नहीं, बट सारी सब्जियां खानी, ठीक है साहब। उसमें भी कलरफुल सब्जी, लाल पीली हरी नीली, जिनमें सब्जियों में रंग है वो ज़्यादा खानी, ठीक। सब्जी दाल सब्जी होगी, तीसरी बची रोटी, रोटी में सारी बीमारी है ना साहब। तो रोटी में अपने गेहूं से मुक्ति पाने की कोशिश करें, ज्वार बाजरा जौ उड़द उसमें सब मिला लो, और चने का आटा सब मिलू के आटा बना लो, 2-2 किलो मिला के
वो खाओ तो आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है साहब। उसमें दाना मेथी डाल देंगे तो पूरा ही बढ़िया हो जाएगा, फिर तो डॉक्टर की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा चीज़ें भी नहीं डालने की दिक्कत हो जाएगा, ये हर को घर भी चला लें साहब, ठीक है साहब। तो अपने स्वास्थ्य का दूसरे पैदल खूब चलें, पानी खूब पिए। यदि डॉक्टर ने मना, किसी का हार्ट फेलियर है, किडनी खराब है, पानी मना किया है, उनके लिए नहीं, जिनको नॉर्मली अलाउड है वो पानी भी खूब पिए। और ऐसे फल ज़्यादा खाएं जिसमें पानी ज़्यादा है, मतीरे, खरबूजे, पपीते, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा खाएं। खाने में सलाद जरूर, वो 2-3 टमाटर भी काट रहे हैं, खीरा, काकड़ी, जो भी, क्या रोज चीज़ें सारी जमाना, बैठाना, काटना पॉसिबल नहीं होता। पर सीनियर लोग उल्टा अपना ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि अपन रिटायर्ड हैं, शाम को टाइम है, तो अपना सलाद की व्यवस्था करें जरूर से, फल सब्जी कटवा के ज़्यादा सारा खाएं, नहीं तो खुद काट के खाएं, किसी के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि अपने पास अपन सक्षम है खरीदने के लिए भी, खुद खाने के लिए भी, किसी के भरोसे नहीं रहे कि कोई काटे और खिलाए। अपने शरीर का खुद ध्यान रखना है, साफ सफाई के साथ फल सब्जी खूब खाएं, सारे सूखे मेवे खाएंगे। सारे सूखे मेवों में स्पेशली अखरोट, बादाम और पिस्ता, इनमें ऐसे केमिकल हैं जो कि एक मुट्ठी रोज खाएंगे तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसे केमिकल हैं जो दिमाग को स्ट्रॉन्ग करते हैं, लीवर किडनी को ठीक करते हैं। मालूम नहीं ऐसे ही महंगे नहीं मिल रहे हो, है ना सर। तो वो केमिकल जो है हमारे दिमाग की डैमेज को रोकते हैं। बड़ी उम्र में भूलने की आदत हो जाती है, एल्जीमर्स हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्रेन फूड, दिमाग का खाना। दिमाग को हरी पीली सारे रंगीन फल सब्जी चाहिए। सेकंड नंबर पे ड्राई फ्रूट्स चाहिए। थर्ड नंबर पे थोड़ा छाछ वाछ चाहिए, दूध बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है सब। जो लोग एग खाते हैं उनको एग अलाउड है, और नॉन वेज की मैं बात करनी है, तो वो सब ब्रेन फूड में आता है। इवन मछली के तेल के कैप्सूल आते हैं, वो भी खाने चाहिए। 1 महीने खाए, 2 महीने नहीं खाए, तो ऐसे चलता रहेगा तो बॉडी का तेल पानी होता रहेगा, बॉडी की मेंटेनेंस जरूरी है। अच्छा, खाने का बताया सर, रोटी का मैंने बताया था कि अपन को बेजड़ की मल्टीग्रेन आटा खाना है, मोटा मोटा मैसेज है ना सर। और बाकी जीवन वगैरह में जाएं तो थोड़ा परहेज से खाएं, थोड़ा थोड़ा चखलें। तो जो कई लोग करते हैं, भी मैं जीवन में गया था तो मेरे चाचा ने ओनली मिठाई खाई, तो अपन नहीं है रोटी फोटी नहीं भाई, अपन तो ओनली मिठाई खाएंगे, मिठाई खा के वापस है ना। तो वैसे नहीं करना है ना साहब। तो इस तरह देखना कि भाई मिस्सी रोटी खा ली, पर चक्कर रहता, अपन परेशान होकर जाते हैं, वहाँ चखने की इच्छा भी होती है, तो उसका पोर्शन की साइज कम करनी है। 2 कस्में खा सकते हैं, एक तो एक आइटम को दोबारा नहीं लेंगे, चाहे अच्छा लगेगा तो भी दोबारा नहीं लेंगे। मैं निभा नहीं पाया अभी तक उस नियम को, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसको दोबारा नहीं लेना है ना साहब। तो कोशिश करें कि भाई जो अच्छा भी लगा तो भी दोबारा नहीं लेंगे। दूसरी बात है, कम लेंगे, इतना सही लेंगे तो आइडियल हो जाएगा, क्योंकि आजकल आइटम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी बिल्कुल अपने दाल बाटी चूरमा से खाने जा रहे हैं तो दाल 4 कटोरी खा लो, बाटी 2 खा लो, बाकी चूरमा ज़्यादा चख लो, वापस आ जाओ। उसमें बेसन का चूरमा खाना है, आटे का, गेहूँ का बंद। गेहूं के चूरमे में कुछ नहीं है, बाजरे का चूरमा अच्छा है, गेहूं का चूरमा की जगह अपना बेसन का चूरमा अच्छा है, ज्वार का अच्छा है। लेकिन क्या है कि गेहूं में मतलब आधी बीमारियां आपकी साफ हो जाएंगी, ये सारी जितनी भी, सिर्फ गेहूं कम हो जाए, सिर्फ गेहूं से, सिर्फ चीनी से, सिर्फ नमक कम करने से, सिर्फ घी कम करने से। दूसरा गॉल स्टोन का, गॉल स्टोन की बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है। 100 में से 20 लोग जो कि 40 साल के हैं उनको गॉल स्टोन है, 20% महिलाओं को तो 100% है, ठीक है साहब। बट बढ़ती उम्र के साथ गॉल स्टोन मान लो कि 2 लोगों को और बढ़ता गया तो 50% तक लोगों की गॉल स्टोन नजर आने लग गए 50-60 साल की उम्र में। तो क्या होता है, यदि गॉल ब्लैडर की दीवार सूजी हुई है, अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि 4 mm के ऊपर सूजी हुई दीवार है, क्रोनिक कॉलीसिस्टाइटिस है, तो उसको निकलवा लें तो अच्छा रहेगा। यदि बार बार दर्द होता है यहाँ पे राइट साइड में गॉल ब्लैडर की जगह पे, गॉल ब्लैडर सूजा हुआ है, फैटी लीवर भी है, लीवर फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है, SGOT SGPT गड़बड़ है, लीवर की रिपोर्ट गड़बड़ है, एल-फॉस बढ़ा हुआ है, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट LFT अबनॉर्मल है, यहाँ पे दर्द है, सूजन है, और अल्ट्रासाउंड कह रही पथरी के अलावा, पथरी तो है कोई बात नहीं, पथरी ज़्यादा बड़ी है तो जरूर निकलवानी है, 1 सेंटीमीटर से ऊपर बड़ी है निकलवानी है, 2 सेंटीमीटर तो 100% आज ही निकलवानी है, ठीक है साहब। और किसी की दीवार सूजी हुई, गॉल ब्लैडर की दीवार नॉर्मल लिखी है तो जरूरत नहीं है, वॉच कर सकते हैं, साल 6 महीने वॉच करना है, कुछ प्रॉब्लम हो तो निकलवा देंगे, अननेसेसरी निकलवाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, स्कीमों के अंदर लोगों के सब लोग गॉल ब्लैडर निकलवाने, पता चला 20 लोगों को मालूम पड़े यहाँ पे आज ही निकलवाओ लो, मैं तो नहीं तो रिश्तेदार पकड़ के ले जाते हैं। नहीं डॉक्टर, हम तो सच्चा समझा रहे हैं, लीवर का डॉक्टर हूँ, नहीं मैं कर दूंगा, गोली दे दूंगा, फैटी लीवर की गोली दूंगा, 10 किलो वजन कम कराऊंगा, पानी वानी पिलाऊंगा, शायद थोड़ा थोड़ा पथरी, भाई बारीक पथरी है ना बाजरी के दाने जैसी, वो खुल जाती है, कचरा जमा हुआ है तो पानी बहेगा, पित्त बहेगा तो निकल जाएगा। अब मोटा भाटे थोड़ा ना निकलेंगे, कंचे की साइज की है, मोटे 2 सेंटीमीटर की, तो उसको निकलवाना पड़ेगा, उसी में कैंसर का रिस्क ज़्यादा है। तो अपन को गॉल स्टोन की वजह से कैंसर के रिस्क से बचना है, तो वहाँ जाओ, रिस्क फैक्टर दीवार सूजी हुई है, वहाँ प्रॉब्लम है, लीवर में रिपोर्ट में खराबी है, निकाल लो, ठीक है साहब। ये सिम्टम हो रहे, परेशान है, अपन खाना ही नहीं पच रहा तो निकालना पड़ेगा।
और किसी की पथरी लुढ़क गई, पित्त की नली में आ गई, तो 100% निकालना ही है। तो हम दूरबीन से ERCP करके मैं निकालता हूँ, तो पित्त की नली में पथरी रहनी नहीं चाहिए, ये तो उससे पीलिया हो जाता है, जहर फैल जाता है, लीवर में जहर घुस जाता है, उसकी सफाई करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, सब लोगों की हाँ सर, इसकी फैमिली हिस्ट्री हो कैंसर वैंसर की। सर मैं लोगों के लिए बताना चाह रहा, इसलिए मैं बता रहा था वो सीजर बहुत मेरे हेरिडिटिकल थी वो प्रॉब्लम, और मैं ऐसे में एडमिट रहा 8-10 दिन, उल्टी टांग करके पूरा शरीर नीचे। हालांकि वो डॉक्टर प्रकाश पता नहीं कौन से थे वो, उन्होंने इलाज किया। सर मेरा क्वेश्चन ये है, DVT के बाद मैं डायबिटिक पेशेंट हुआ 15-20 साल से, और उसके बाद मेरा हार्ट पेशेंट भी हूँ, मेरा स्टेंट डला हुआ है, तीसरी भी जो गाल ब्लैडर में मेरी प्रॉब्लम है, लीवर का तो फैटी आता ही है, जहाँ आ जाता है कई बार। तो डॉक्टर साहब मैं क्या है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी लेता हूँ, घर में कुछ परहेज ही नहीं हो पाता है, तो ऐसी मेरी कोई डाइट बताएं जिससे मेरा ये प्रॉब्लम नहीं हो, क्यों क्रिएट हो जाता है। 01525 गूगल पर डालेंगे विजय शर्मा गैस्ट्रो से वैसे ही सब कुछ आ जाएगा, जन्म पत्री। हाँ 9928015254। ये पापा चाचा सब 12,000 में रहे AG ऑफिस ये बात भी उन्होंने बताई है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथी इन तमाम बातों को अपनाएंगे। इस अवसर पर हमारे बहुत से साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन तमाम साथियों को भी मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत कम शॉर्ट टाइम के अंदर में यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम